यानी प्लांट जो है उन प्लांट्स के साथ वाटर का जो है वो क्या रिलेशनशिप है। तो सबसे पहले अपने डिस्कशन करेंगे कि वाटर जो है, इस वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज अपने या फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो है उनका डिस्कशन करेंगे। वाटर की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो वाटर जो है वो सबसे पहले तो अपने कि ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। दूसरा पॉइंट अपने बात करें कि हाईएस्ट डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी डेंसिटी होगी। थर्ड बात करें इसका वाटर से रिलेटेड और बात करें अपने कि वाटर जो है उसकी और क्या प्रॉपर्टी होगी। एक ये आपके पोलर नेचर का है, पोलर नेचर का है। फोर्थ पॉइंट अपने डिस्कशन करें कि वाटर में और अपने को क्या मिलने वाला है। तो इसकी एक स्पेसिफिक हीट होती है इसमें। फिफ्थ नंबर बात करें कि ये मैक्सिमम कोहेसिव एंड अडेसिव जो फोर्स है वो शो करे। यानी कोहेसिव फोर्स होता है कि सेम मॉलिक्यूल सेम से अटैच हो, और अडेसिव फोर्स जो होता है वो होता है कि सेम मॉलिक्यूल जो है वो अदर पार्टिकल से अदर मॉलिक्यूल से अटैच हो। तो ये अपने को कुछ प्रॉपर्टी मिलती है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। एक पॉइंट ये भी ले सकते हो कि सर वाटर जो है वो अपने को लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस जो होती है उन तीनों ही फेज में, ऑल फेज के अंदर प्रेजेंट होता है, लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस फेज के अंदर। दूसरा पार्ट अपने डिस्कशन कर रहे हैं प्लांट। तो प्लांट में आपकी आती है लिविंग सेल्स। लिविंग सेल्स की बात कर लेते हैं। तो अपने को पता है कि लिविंग सेल्स के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म behave as physical basis of life। यानी जो प्रोटोप्लाज्म है लिविंग सेल्स में वो फिजिकल बेस की तरह से बिहेव कर रहा है, और फिजिकल बेस की तरह से बिहेव करेगा इट मींस ये अपने पास क्या करेगा कि ऑल रिएक्शंस या फिर इनको बोल सकते हो बायोकेमिकल रिएक्शंस completed within प्रोटोप्लाज्म। भैया सब प्रोसेस कहाँ हो रही है अपने प्रोटोप्लाज्म में हो रही है। तो प्रोटोप्लाज्म में हो रही है तो प्रोटोप्लाज्म से रिलेटेड ये कुछ सम फिजिकल एक्टिविटी which occurs in प्रोटोप्लाज्म। कौन सी प्रॉपर्टी है, जैसे मान लो आप एक कॉमन सा प्रोसेस स्टडी कर सकते हो कि सर डिफ्यूजन है, आप ये कह सकते हो कि सर ऑस्मोसिस है, आप ये भी कह सकते हो कि सर इसके अंदर, इसके अलावा प्लांट से रिलेटेड बात करें तो इम्बिबिशन है, इसके अलावा आप लोग कह सकते हो प्लाज्मोलाइसिस है, डीप्लाज्मोलाइसिस एटसेट्रा, खूब सारी है। अपने पास फिजिकल प्रोसेस जो है वो प्लाज्मा या प्रोटोप्लाज्म से रिलेटेड होती है। तो इन सब का रिलेशन अपने देखें कि प्लांट जो है उसके अंदर तो अपने को मेन प्रोसेस जो मेन फिजिकल बेसिस वाली जो स्ट्रक्चर मिलने वाली है, यही मान लें कि प्लांट से रिलेटेड तो अपने पास प्रोटोप्लाज्म और वाटर जो है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो इन दोनों का क्या रिलेशनशिप है अपने इसी चैप्टर में इन रिलेशनशिप से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। इन सब प्रोसेस को अपने इस चैप्टर में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने डिस्कशन करेंगे डिफ्यूजन की बात करेंगे। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, उसके बाद अपने आगे देखो सबसे पहले बात करते हैं अपने कि प्लांट वाटर रिलेशनशिप में, कि प्लांट की बॉडी में वाटर कितना मिलने वाला है। तो आपने ये भी कह सकते हो कि सर अप्रोक्स 80 to 90% वाटर जो है वो प्लांट बॉडी के अंदर जनरली अपने को मिलता है। उस 80 to 90% वाटर में जो फर्स्ट फिजिकल प्रोसेस होने वाली है उसकी बात करते हैं आप डिफ्यूजन की, कि डिफ्यूजन जो है वो क्या होता है। वैसे अपने इसको 11th क्लास में भी स्टडी कर लिया था,
सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड कई टॉपिक डिस्कशन किया था, वहां बताया था। तो आप बात करें डिफ्यूजन से रिलेटेड, तो डिफ्यूजन होता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स और सबस्टेंस फ्रॉम देयर हाई concentration to their low concentration। यानी सीधी सी बात है कि कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पार्टिकल जो है उसकी अपनी खुद की हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जो मूवमेंट होती है, उसी को आप लोग क्या बोलोगे, उसी को बोलोगे जनरल डिफ्यूजन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसकी एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे मान लो आपने कहा कि सर हमने हमारा जो रूम है उस रूम के अंदर परफ्यूम की बोतल जो है उसको ओपन रख दिया, तो परफ्यूम की बोतल को ओपन रखा, वैसे ही वो क्या होगी, टोटल रूम जो है या कंप्लीट रूम जो है उसमें आपकी स्प्रेड हो जाएगी, मतलब पूरे रूम के अंदर उसकी क्या हो जाएगी, परफ्यूम जो है उसकी स्मेल जो है वो इधर उधर फैल जाएगी। तो परफ्यूम की बोतल जो थी उसमें परफ्यूम की कंसंट्रेशन क्या थी, हाई थी, और पूरे रूम में परफ्यूम की कंसंट्रेशन ऑलरेडी थी नहीं, और वो आपने जैसे उसको ओपन छोड़ा वो पूरे रूम के अंदर स्प्रेड हो गई। तो ये आपका एक एग्जांपल हो सकता है। इसी का दूसरा एग्जांपल आप लोग ले सकते हो, जो फ्रेग्रेंस यूज करते हैं ना अपने, फ्रेग्रेंस मतलब किसी भी टाइप की धूप आप ले सकते हो, जैसे गूगल धूप है, या ये जो कैंडल्स आप यूज करते हो, उनको भी आपको पता है कि जैसे आप घर में जलाते हो, उनको जला के एक जगह छोड़ते हो तो वो पूरे रूम के अंदर, पूरे होम के अंदर वो स्प्रेड हो जाती है। तो वो भी किसका एग्जांपल आप लोगों को जनरल डिफ्यूजन का है। नॉर्मली अपने घरों में आप लोगों ने ये भी नोटिस किया होगा कि अपने मम्मी पापा जो है वो जनरली क्या करते हैं कि सर्दियों के कपड़े जब रखते हैं तो उनके अंदर आपको वो सागर की गोलियां बोलते हैं उसको, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl जो है, NH4Cl की गोलियां जो है उनको भी रख देते हैं। तो ये भी क्या हो जाता है, पूरे आपके उन कपड़ों के अंदर उसकी एक स्मेल हो जाती है। तो वो भी किसका एग्जांपल है अपन, ये भी आपका डिफ्यूजन का एग्जांपल है। इसके अलावा आप कहोगे सर और क्या हो सकता है डिफ्यूजन का, क्योंकि ये बात करें तो ये तो लिक्विड का हो गया, ये बात करें तो ये सॉलिड हो गया, इसके अलावा क्या गैसेस का एग्जांपल है, हाँ फ्रेग्रेंस जो है वो किसका एग्जांपल है, गैसेस डिफ्यूजन का एग्जांपल है। तो कुल मिलाकर के डिफ्यूजन जो है वो कौन सी प्रोसेस है, और डिफ्यूजन में होता क्या है कि कोई भी सब्सटेंस या पार्टिकल जो है वो देयर हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जो है वो मूवमेंट करता है। फिर अपने डिफ्यूजन से रिलेटेड कुछ पॉइंट डिस्कशन करते हैं कि डिफ्यूजन जो है, पर इसका स्क्रीन शॉट ले लें। डिफ्यूजन जो है वो ठीक है, मान लिया कि हाई टू लो कंसंट्रेशन जो है वो मूवमेंट करेगा पार्टिकल जो है। तो क्या ये जो प्रोसेस है वो किसकी वजह से, उसके इसके पीछे फोर्स कौन सा होता है, तो आप बोलोगे ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी सब्सटेंस होगा उसके पार्टिकल्स जो होंगे, उन पार्टिकल्स के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होगी, वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो मेन फोर्स जनरेट करती है फॉर डिफ्यूजन। और उसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या होता है कि जो सब्सटेंस है वो इधर उधर मूवमेंट करता है। दूसरी बात अपने डिफ्यूजन से रिलेटेड कर दें कि ये इट इज ए पैसिव प्रोसेस, यानी इसके अंदर आप लोगों को किसी भी टाइप की एनर्जी जो है वो नहीं लगती, किसी भी टाइप की एनर्जी कंजप्शन नहीं है। तो ये कौन सी प्रोसेस हुई, पैसिव प्रोसेस हुई। दूसरा पॉइंट ये भी बोल सकते हो कि अभी जैसे अपने एग्जांपल देखा कि आप परफ्यूम की बोतल को ओपन छोड़ दें, कैंडल्स जो है उनको जला के छोड़ दें, या फिर आप अमोनियम क्लोराइड का एग्जांपल देख रहे थे। इसी टाइप से आप कॉपर सल्फेट का भी एग्जांपल ले सकते हो। कॉपर सल्फेट जिसको नीला तोता बोलते हैं, और थोड़ा सा वाटर एक थोड़े उसमें गिलास में वाटर ले, उसके अंदर जैसे नीला तोता डालोगे या कॉपर सल्फेट डालोगे वो पूरे वाटर को क्या कर देगा, ब्लू कलर कर देगा। वो भी किसका एग्जांपल है, डिफ्यूजन का एग्जांपल है। तो अपने बात करें कि क्या इसमें किसी लिविंग सेल की रिक्वायरमेंट है क्या, तो आप बोलोगे कि सर देयर आर नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी, देयर आर नो रिक्वायरमेंट ऑफ लिविंग सिस्टम।
नो डाउट लिविंग सिस्टम में भी डिफ्यूजन मिलेगा आप लोगों को, बट ये कंपल्सेशन नहीं है कि जब लिविंग होगा तभी डिफ्यूजन होगा, अदरवाइज डिफ्यूजन नहीं होगा। तो आप ये भी कह सकते हो कि इसके अंदर आप लोगों को किसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, किसी लिविंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। फिर डिफ्यूजन की एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि टिल, यानी डिफ्यूजन जो है वो कंटिन्यूस चलता रहता है, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगा, उसके बाद भी ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहेगी। डिफ्यूजन इट टेक्स प्लेस टिल केमिकल टिल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिशमेंट, यानी जब तक आप लोगों का इक्विलिब्रियम स्टेब्लिशमेंट नहीं होगा, स्टेबल नहीं होगा, तब तक तो प्रोसेस चलेगी। आफ्टर स्टेब्लिशमेंट, यानी जब स्टेबल हो जाएगा उसके जस्ट बाद क्या करेगा, आफ्टर स्टेब्लिशमेंट डिफ्यूजन टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन। यानी पहले जब तक स्टेब्लिशमेंट नहीं था तब तक तो ठीक था, और जब स्टेब्लिशमेंट हो गया तो रैंडमली डिफ्यूजन जो है वो रैंडमली होगा, मतलब इसके डायरेक्शन जो है वो किसी भी टाइप, मतलब जिस भी डायरेक्शन में जाए या रैंडम डिफ्यूजन हो जाएगा उसके बाद में। ये कोई फिक्स नहीं है कि इसके अंदर स्टेब्लिशमेंट हो गया तो वापस चलना स्टार्ट हो जाएगा, नहीं, या रुक जाएगा, ऐसा भी पॉसिबल नहीं। तो ये तो कुछ जनरल सी इंफॉर्मेशन थी कि डिफ्यूजन जो है वो किस टाइप की जो प्रोसेस है वो है, और इसका भी एक आप स्क्रीनशॉट लें थोड़ा सा, अपने इसके बाद में और आगे चलेंगे। आप ये भी कह सकते हो कि सर डिफ्यूजन की जो प्रोसेस है, उस डिफ्यूजन की प्रोसेस में क्या जो मॉलिक्यूल्स है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो किसी अदर पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन से अफेक्टेड है या नहीं। इसका एक कॉमन सा एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को। मान लो कि आपके पास कोई पॉट है या कोई मतलब आपके पास सेल है, उस सेल के अंदर आपकी O2 कंसंट्रेशन है, CO2 भी प्रेजेंट है। इसके अलावा आप बोल सकते हो कि सर इसके अंदर अदर गैसेस है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, और इधर आपका ये मान लो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है। अब एटमॉस्फेयर में भी अपने को कंफर्म है कि O2 भी है, CO2 भी है, N2 भी है। अब ये जो यहां से डिफ्यूजन जो होगा या बाहर से जो डिफ्यूजन होगा वो डिपेंड करेगा, यानी डिफ्यूजन ऑफ O2, CO2 and N2 depends on the concentration of O2, CO2 and N2, या रिलेटिव कंसंट्रेशन कर देता हूं मैं सबको लिखने की, डिपेंड्स ऑन द relative concentration of these gases in atmosphere। यानी ये किस पे डिपेंड करेगा, डिफ्यूजन ऑफ O2, CO2 एंड N2, यानी ये जो गैसेस है इनका डिफ्यूजन है वो किस पे डिपेंड करने वाला है, ऑन द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ दीज गैसेस इन एटमॉस्फेयर। यानी इन्हीं गैसेस की एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेशन क्या है उस पे डिपेंड करेगा, नॉट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ each, not on the concentration of other gases। देखो इसका मीनिंग थोड़ा सा समझो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि इनका डिफ्यूजन, ऑक्सीजन का डिफ्यूजन किस पर डिपेंड करेगा कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है। CO2 का डिफ्यूजन डिपेंड करेगा कि एटमॉस्फेयर में CO2 की कंसंट्रेशन क्या है, और N2 का डिपेंड करेगा कि एटमॉस्फेयर में N2 की कंसंट्रेशन क्या है। ये कभी भी डिपेंड नहीं करेगा कि भाई ये ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन यहाँ तो ज्यादा है और यहाँ पे CO2 की कंसंट्रेशन कम है, तो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे, ईच अदर पे डिपेंड नहीं करेंगे। तो ये बात मैंने लिखी हुई है कि डिफ्यूजन ऑफ O2, CO2 एंड N2 डिपेंड्स ऑन द
relative concentration of these gases in atmosphere, not on the concentration of molecular concentration of other molecules present in medium, यानी जिस भी मीडियम है उस मीडियम में अदर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन से कभी भी अफेक्टेड नहीं होता। डिफ्यूजन का मेन रीजन आप लोगों ने क्या बताया कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही क्या होने वाला है अभी डिफ्यूजन जो है वो कंप्लीट होगा। तो कुल मिलाकर अपने डिफ्यूजन से रिलेटेड बेसिक सी बातें अपने ये कर ली कि डिफ्यूजन जो है वो किस प्रकार की प्रोसेस है। आपने कहा सर पैसिव प्रोसेस है, लिविंग सिस्टम की इसको कहीं रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। इसके अलावा डायनेमिक प्रोसेस है, यानी इक्विलिब्रियम स्टेब्लिशमेंट के बाद भी स्टेबल नहीं है, उसके बाद भी कंटिन्यू डिफ्यूजन जो है वो चलता रहेगा। आप लोग ये भी कह सकते हो कि इट इज ए स्लो प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है ये? स्लो प्रोसेस होती है। तो कुल मिलाकर बेसिक सी बात करें डिफ्यूजन की कि डिफ्यूजन जो है वो ये प्रोसेस होती है। चलो इसके बाद अपने डिस्कशन करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन, यानी डिफ्यूजन की प्रोसेस को कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट कर रहे हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट अपने बात करते हैं कि डिफ्यूजन जो है यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो किससे अफेक्ट होती है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन में फर्स्ट इफेक्ट डालते हैं टेम्परेचर का। किसका इफेक्ट डालेंगे? टेम्परेचर का इफेक्ट डालेंगे। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन टेम्परेचर के लिए क्या होगी भाई? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी जैसे आप टेम्परेचर राइज करोगे डिफ्यूजन की रेट भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। दूसरा आप बात करते हैं प्रेशर की कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, यानी जैसे आप प्रेशर राइज करोगे वैसे ही डिफ्यूजन जो है वो भी क्या होगा? ज्यादा होगा। इसके अलावा आप लोग तीसरा ये कह सकते हो डेंसिटी ऑफ मीडियम। बात किसकी कर रहा हूं? मीडियम की डेंसिटी की बात कर रहे हैं। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डेंसिटी ऑफ मीडियम के, डेंसिटी ऑफ मीडियम यानी मीडियम की डेंसिटी जो है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और फोर्थ नंबर पे आप डिस्कशन करें डेंसिटी से रिलेटेड बात करें, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स या फिर मॉलिक्यूल्स की बात कर लें, जो खुद मॉलिक्यूल्स है उसकी बात करें तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ पार्टिकल। दोनों में ध्यान रखें, एग्जाम के अंदर आप लोगों को रीट में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स तो आप लोगों को दी होती है, रट्टा होता है सब बच्चों का कि सर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो भी किसके? रूट डेंसिटी ऑफ पार्टिकल है उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बट कई बार वो क्या करता है क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर देगा, वहां दे देगा डेंसिटी ऑफ मीडियम। तो डेंसिटी ऑफ मीडियम की क्या होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इसके अलावा आप लोग बात करें कि ये जो डिफ्यूजन है तो उसको और कौन सी चीजें अफेक्ट कर सकती है। तो जनरली डिफ्यूजन की जो प्रोसेस है वो इसी से अफेक्ट होती है। टेम्परेचर है, प्रेशर है, डेंसिटी ऑफ मीडियम है, अदर पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन से डिफ्यूजन कभी भी अफेक्ट नहीं। चलो इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। इसके बाद अपन बात करते हैं कि डिफ्यूजन जो है उसकी प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन या प्लांट्स में इसका यूटिलाइजेशन क्या है। तो आप भी बोल सकते हो यूज ऑफ डिफ्यूजन या यूटिलाइजेशन ऑफ डिफ्यूजन, या डिफ्यूजन प्रोसेस जो है प्लांट में कहाँ यूज होगी। तो इसके लिए आप बोल सकते हो कि ऑल गैसेस एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन। एक तो जितनी भी गैसेस एक्सचेंज होती है, चाहे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन की, उन सब के अंदर आप लोग कौन सी प्रोसेस यूज करोगे, या जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो कौन सी प्रोसेस हो रहा है? तो डिफ्यूजन से हो रहा है।
दूसरा पॉइंट आप ये भी कह सकते हो कि सर डिफ्यूजन का सेकेंड यूज है कि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस बाय डिफ्यूजन। जनरली ट्रांसपिरेशन बिकॉज कौन से मेथड से होता है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है। इसके अलावा आप ये भी बोल सकते हो कि सर सम इनएक्टिव मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स थ्रू डिफ्यूजन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपने प्लांट वाटर रिलेशनशिप से रिलेटेड सेकंड पॉइंट डिस्कशन करेंगे, परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी है क्या, इससे रिलेटेड एक छोटा सा डायग्राम मैंने ड्रॉ कर रखा है, एक रिंग बना रखी है। मान लो ये कोई सेल है अपने पास और इस सेल से रिलेटेड बात करें, ये इसकी मेम्ब्रेन है और इसमें कोई सब्सटेंस जो एंटर कर रहा है या कोई सब्सटेंस जो है वो एग्जिट कर रहा है। तो ये मैकेनिज्म जो है ना एंट्री और एग्जिट ऑफ सब्सटेंस इनटू सेल इट डिपेंड ऑन द मेम्ब्रेन, यानी एंट्री और एग्जिट ऑफ एनी सब्सटेंस, एंट्री और एग्जिट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन स्पेशल एबिलिटी of membrane which is known as this ability known as permeability। इसी एबिलिटी को आप क्या बोल रहे हैं, परमिएबिलिटी नेम दे रहे हैं। देखो परमिएबिलिटी के बेस पे आप लोग बात करें टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन्स की, मेम्ब्रेन्स जो है वो कितने टाइप की होती है, किसके बेस पे, इस परमिएबिलिटी के बेस पे। तो आप सिंपल सा कह सकते हो कि सर मेम्ब्रेन ऐसी भी हो सकती है जो कैसी हो, परमिएबल हो। कैसी मेम्ब्रेन हो, परमिएबल हो। इसका सिंपल सा एग्जांपल भी आप ले सकते हो, प्राइमरी सेल वॉल। इसका डिस्कशन कर सकते हैं कि जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो प्राइमरी सेल वॉल कैसी होती है, परमिएबल होती है, उसमें कोई भी सब्सटेंस एंटर कर सकता है, कोई भी सब्सटेंस एग्जिट कर सकता है। सेकंड टाइप ऑफ मेम्ब्रेन आप देख सकते हो इम्परमिएबल, यानी ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें कोई भी सब्सटेंस एंटर ना करे और कोई भी सब्सटेंस एग्जिट भी ना हो, बाहर भी ना निकले, तो ऐसी मेम्ब्रेन्स को आप बोलते हैं इम्परमिएबल मेम्ब्रेन्स। और इम्परमिएबल मेम्ब्रेन्स का आप लोग एग्जांपल लिख सकते हो कॉर्क, इसके अलावा क्यूटिकल और सुबेराइज्ड सेल वॉल। ये क्या होती है ये अपने कॉर्क सेल्स या कॉर्क, क्यूटिकल और सुबेराइज जो होती है वो इम्परमिएबल होती है। इसके अलावा आप लोग बात करें थर्ड टाइप की, कि सम मेम्ब्रेन्स ऐसी भी हो सकती है जो किसका काम करे, वो अपने वर्क करे SPM का, यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स जो है वो क्या है, एक बार देख लें। देखो पहले परमिएबल में आपने कहा कि कोई भी सब्सटेंस जो है उसमें एंट्री और एग्जिट जो है वो नहीं होगा। परमिएबल में एंट्री और एग्जिट हो सकता है, कोई उसमें लिमिटेशन नहीं है। और इम्परमिएबल के लिए आपने बोला कि इसमें किसी भी सब्सटेंस की एंट्री और एग्जिट नहीं होगी। और थर्ड डिस्कशन कर रहे हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देखो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स में होता क्या है कि ये solvent can move through membranes but solute
कांट मूव। यानी ये ऐसी मेम्ब्रेन होगी जिसमें से वन सब्सटेंस तो मूव कर रहा है, दूसरा मूवमेंट नहीं कर रहा। जैसे आप लोगों ने कहा कि सोल्यूट पार्टिकल जो है वो तो मूवमेंट नहीं करेंगे, बट सोलवेंट जो है वो इन मेम्ब्रेन्स के थ्रू मूव कर जाएगा। तो इनको आपने बोला सेमी परमिएबल, मतलब आधे के लिए तो परमिएबल है और आधे के लिए वो इम्परमिएबल है। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं आप लोग कि इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं अपने गॉल ब्लैडर, पर्चमेंट मेम्ब्रेन, एग मेम्ब्रेन, देखो सम टाइम टोनोप्लास्ट, ये अपने किसका काम कर सकती है, सेमी परमिएबल, यानी इनके थ्रू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है वो इजी गोइंग मूवमेंट मूव कर सकता है, बट सॉलिड पार्टिकल जो है उसके लिए क्या होती है, इम्परमिएबल। सॉल्वेंट के लिए परमिएबल एंड सॉल्यूट के लिए इम्परमिएबल। फोर्थ टाइप ऑफ मेम्ब्रेन्स का अपने डिस्कशन करते हैं कि फोर्थ टाइप कौन सी हो सकती है। मैं इसको इरेज कर रहा हूं एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। फोर्थ होती है आपके सेलेक्टिव परमिएबल और डिफरेंशियल परमिएबल। सेलेक्टिव परमिएबल और डिफरेंशियल परमिएबल मेम्ब्रेन्स। देखो सेलेक्टिव परमिएबल और डिफरेंशियल परमिएबल मेम्ब्रेन्स वो मेम्ब्रेन्स होती है, इनमें क्या होगा, सम solute can move through membranes, यानी या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ मेम्ब्रेन्स आर permeable for some solute particle but not for all solute, यानी सारे सोल्यूट्स के लिए, सम सोल्यूट जो स्पेशल होंगे, या ये मान लें कि जो सेलेक्टिव जो सोल्यूट्स पार्टिकल होंगे और सेलेक्टेड सोल्यूट पार्टिकल्स कैन मूव, और जो जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी या अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो सॉलिड पार्टिकल है वो एंटर कर सकते हैं और एग्जिट भी कर सकते हैं, बट सारे के सारे ऑल सॉलिड पार्टिकल जो है उसमें एंट्री भी नहीं करेंगे और बाहर भी नहीं निकल पाएंगे, यानी एग्जिट भी नहीं हो पाएंगे। तो ऐसी मेम्ब्रेन्स को आपने बोल दिया सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन्स और डिफरेंशियल परमिएबल, यानी इन मेम्ब्रेन्स की खास प्रॉपर्टी है कि डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन से सब्सटेंस को एंट्री करवानी है, कौन से को एग्जिट करवाना है, या किसकी एंट्री को रोकना है अपने, तो प्रिवेंट करना। तो ये प्रॉपर्टी होती है इस मेम्ब्रेन की, इसी वजह से आपने इसको बोल दिया सेलेक्टिव परमिएबल और डिफरेंशियल परमिएबल मेम्ब्रेन। देखो सेलेक्टिव परमिएबल और डिफरेंशियल परमिएबल की बात करें तो एग्जांपल है इसका, तो एग्जांपल में सबसे बेस्ट एग्जांपल आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है सेल मेम्ब्रेन, टोनोप्लास्ट। सेल मेम्ब्रेन है, टोनोप्लास्ट है, मेम्ब्रेन्स ऑफ ऑर्गेनेली, यानी ये मेम्ब्रेन्स ऐसी है जो सेलेक्टिव परमिएबल है, यानी सेल मेम्ब्रेन, टोनोप्लास्ट एंड मेम्ब्रेन्स ऑफ ऑर्गेनेलीज, यानी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट की जिनमें मेम्ब्रेन्स होगी वो कैसी होगी, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन्स होगी। स्पेशल सब्सटेंस जिनके अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट उनको तो परमिएबल करेगी, बट उनको जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी उनके लिए वो कैसी हो सकती है, इम्परमिएबल हो सकती है। हाँ, सेलेक्टिव परमिएबल के बाद अपने एक नोट डालना था अपने को, नोट में लिखेंगे अपने ऑल सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन्स
may behave as SPM, but all SPM are not selective permeable। यानी जितनी भी आपकी सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन्स होती है वो किसकी तरह से बिहेव कर सकती है, एज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स बिहेव कर सकती है, बट जितनी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स है वो सेलेक्टिव की तरह से बिहेव नहीं कर सकती, बट ऑल एसपीएम आर नॉट सेलेक्टिव परमेबल। इसके अलावा अपने बात करें, एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कशन कर रहे हैं, वो है आपका सॉल्यूशन से रिलेटेड। वैसे आप लोगों ने केमिस्ट्री में डिस्कशन कर लिया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो है वो होता क्या है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट जो है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट से जो बनता है वो बनता है आपका सॉल्यूशन। मतलब ये मोर अमाउंट में होता है, ये लेस अमाउंट में होता है, इन दोनों को मिक्स करके आप क्या बना सकते हो, सॉल्यूशन बना सकते हो। तो सॉल्यूशन की बात करें अपने बायो में कहाँ काम आने वाला है, ये कह रहा है कि सॉल्यूशन जो है उसका कंपैरिजन कर रहे हो किसके साथ, कंसंट्रेशन के साथ, और किसकी कंसंट्रेशन, सेल सेप की कंसंट्रेशन के साथ। तो आप टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, इन कंसंट्रेशन के बेस पे सॉल्यूशन के जो टाइप्स है वो बता सकते हो। जनरली 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे अपने। एक टाइप के सॉल्यूशन होते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। देखो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो है वो कौन से सॉल्यूशन होंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन लेस एज कंपेयर टू कंसंट्रेशन ऑफ सेल सेप के कंपैरिजन में इनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है, तो इनको बोल देंगे आप लोग हाइपोटोनिक। सेकंड आप लोगों का है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। देखो हाइपरटोनिक की बात करें तो इनकी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मोर एज कंपेयर टू कंसंट्रेशन ऑफ सेल। और थर्ड जो है वो आप लोग ले सकते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। यानी आइसोटोनिक की बात करें तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सेल, यानी इनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, सेम होती है। देखो ये सॉल्यूशन वाला टॉपिक अपने वैसे केमिस्ट्री में आप लोगों ने डिटेल कर रखा है, बट मैं यहाँ आप लोगों को सिंपल शॉर्ट में बता रहा हूँ। हाइपो, हाइपर एंड आइसो का मीनिंग, आइसो का मतलब सेम, हाइपर का मतलब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, और हाइपो का मतलब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन सेल सेप के कंपैरिजन में कम होगी। ये जो सॉल्यूशन वाला पार्ट है ये अपने इसके जस्ट बाद में अपना डिस्कशन करेंगे ऑस्मोसिस की प्रोसेस या ऑस्मोसिस वाला टॉपिक, उसमें ये काम आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।